नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम 1857 के विद्रोह के बाद से देखते हैं आधुनिक भारत में। सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना भारतीय सैनिकों को प्रयोग हेतु दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना। इस कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की आशंका थी। हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया तथा तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह को हडसन ने दबाया तथा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट देख लेते हैं। विद्रोहियों का केंद्र कहाँ था? भारतीय नेतृत्व करता वहाँ कौन थे? आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वहाँ पे विद्रोहियों को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे तथा समर्पण मृत्यु कब हुई? दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। यहाँ पे शुरुआत हुई 11 मई 1857 को, जिसको निकोलसन और हडसन ने दबाया 20 सितंबर 1857 तक। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। 4 जून 1857 को यहाँ शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस थे ब्रिटिश के अधिकारी, जिसको मार्च 1858 तक दबा दिया गया। कानपुर में नाना साहब थे एवं तात्या टोपे थे। 5 जून 1857 को यहाँ शुरुआत हुई थी क्रांति की, जबकि कैंपबेल ने यहाँ पे इसको दबाने का कार्य किया। दिसंबर 1857 तक यहाँ पर भी दबा दिया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। 4 जून 1857 को यहाँ पर शुरुआत हुई, यानी कानपुर में 5 जून को और जस्ट उसके दक्षिण में पड़ता है झांसी, वहाँ उसके पहले ही शुरुआत हुई थी 4 जून को। यूरोज यहाँ पर था, जो कि 17 जून 1858 तक यहाँ पर भी इसको दबा दिया। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। जून 1857 में यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। कर्नल नील ने यहाँ पर क्रांति को दबाया 1858 ईस्वी तक। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह अमर सिंह थे। 12 जून 1857 को यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई। विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने यहाँ पर क्रांति को दबाने का प्रयास किया, जिसको दिसंबर 1858 तक दबा दिया गया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। जून 1857 में यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ पे कैंपबेल था, जो कि 5 जून 1858 तक यहाँ पर भी क्रांति को दबा दिया गया।
बरेली में खान बहादुर खान थे। जून 1857 में यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ पर बड़े कैंपेबल थे। 1858 में यहाँ पर भी क्रांति को दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह से संबंधित मत तथा इतिहासकार। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था वीर सावरकर ने, जबकि राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़रायली ने। पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस होम्स सीले ने कहा था इसे। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, जे.आर. होम्स ने कहा था। धर्मों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने कहा था? तो L.E.R. रिज ने कहा था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था, R.C. मजूमदार ने कहा था। लेखक और पुस्तकें देख लेते हैं तो S.N. सेन ने 1857 लिखा है, जबकि R.C. मजूमदार ने द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है। S.B. चौधरी ने सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटी 1857 से 59 लिखा है। वीर सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लिखा है। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियंस लिखा है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। चलिए अब नागरिक और आदिवासी विद्रोह देख लेते हैं। तो विद्रोह महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था। कब? 1763 से 1800 तक चला था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया गया विद्रोह था। यह प्रमुख नेता मजनू शाह था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है। किसका? सन्यासी विद्रोह का। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सम्मिलित किया गया है। आनंद मठ आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। चुआर विद्रोह यह 1766 से 1816 तक चला था। चुआर विद्रोह बंगाल और बिहार क्षेत्र में चला था। यह प्रमुख नेता जगन्नाथ करण सूखा तथा भू राजस्व में वृद्धि था। यानी कारण क्या था चुआर विद्रोह का? तो सूखा और भू राजस्व में वृद्धि था। इसके प्रमुख नेता जगन्नाथ थे। बेलूथम्पी का विद्रोह 1805 में चला था। यह त्रावणकोर केरल के दीवान थे बेलूथम्पी द्वारा यह चलाया गया था। बेलूथम्पी का विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने तथा त्रावणकोर पर सहायक संधि लादने के विरोध में था। किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 तक चला था। कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ था। यह कर्नाटक के दिवंगत राजा को विधवा चेन्नम्मा द्वारा
गडकरी विद्रोह 1844 महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह हुआ था। मराठाओं के किलों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरुद्ध था यह। रामोसी विद्रोह 1822 मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बड़े भूमि कर के विरुद्ध था यह। उमाजी के नेतृत्व में पुनः 1825 से 26 में विद्रोह स्टार्ट हुआ। अकाल एवं अन्न के अभाव के कारण यह विद्रोह हुआ था। रामोसी विद्रोह भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1820 से 1827 के दौरान कृषि संबंधित करों के कारण था यह विद्रोह। राजस्थान में मोतीलाल तेजावत प्रमुख नेता थे जो कि 1920 के दशक में चला था। भील विद्रोह कोल विद्रोह 1831 से 32 में चला था। झारखंड के रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में बुद्धू भगत के नेतृत्व में चला था। आदिवासियों की भूमि छीनकर मुसलमान और सिख समुदायों के किसानों को दिए जाने के विरोध में था। संथाल विद्रोह जिसे हूल विद्रोह भी कहते हैं 1855 से 56 में चला था। भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच गठित दमन इक्को क्षेत्र में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में चला था। जमींदारों साहूकारों के शोषण और भूमि अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध था यह। मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं 1893 से 1900 प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था जिसे खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध था यह। आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया। 1900 की शुरुआत में बिरसा गिरफ्तार और जेल में मृत्यु हो गई उसकी। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15 चला था। छोटा नागपुर क्षेत्र दिकू जिसे कहते थे बाहरी लोग को के हस्तक्षेप के विरुद्ध चला था। उराव जनजाति के जतरा भगत तथा बलराम भगत के द्वारा। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में चला था। आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में यह हुआ था। साहूकारों के शोषण तथा वन कानून के विरुद्ध था यह। असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चला था। बहावी आंदोलन 1830 से 60 तक चला था। भारत में बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में चला था। विद्रोह का मुख्य केंद्र पटना था। अन्य नगरीय और आदिवासी विद्रोह विद्रोह का नाम, नेतृत्वकर्ता, स्थान तथा काल। फकीर विद्रोह इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनू शाह। स्थान था बंगाल। चला था 1776 से 77 तक। रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण के नेतृत्व में चला था बंगाल में 1783 में। पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह संबंधित थे। बंगाल में चला था 1813 से 31 तक। पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में उड़ीसा में चला था 1817 से 25 तक। फरेजी विद्रोह दादू मियाँ के नेतृत्व में बंगाल में चला था 1820 से 58 तक। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में चला था असम में 1828 से 33 तक। खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में चला था जयंतिया पहाड़ी मेघालय में 1830 से 33 तक। कूका विद्रोह भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका के नेतृत्व में चला था पंजाब में 1840 से 72 तक चला। मणिपुर विद्रोह जदुनाग और रानी गौडुल्ली के नेतृत्व में चला था मणिपुर में 1920 से 35 तक चला। यह कुछ किसान विद्रोह या फिर आंदोलन है। आंदोलन का नाम है संबंधित तथ्य, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। नील विद्रोह बंगाल में 1859 से 60 तक चला। हिंदू पेट्रियाटिक के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े थे।
नील दर्पण से दीनबंधु मित्र में किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी मिलती है। ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। पवाना विद्रोह बंगाल यूसुफ शाही परगना में चला था। 1873 से 76 तक जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण चला था। परिणाम 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाना था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र पूना एवं अहमदनगर जिला 1875 लगान में वृद्धि तथा फसल खराब होने के कारण लगान चुकाने हेतु साहूकारों के चंगुल में फंसना, अतः साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह होता है। परिणामतः दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। फड़के आंदोलन महाराष्ट्र 1879 79 में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान से ना देखो तो गड़बड़ हो जाता है मैटर। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों द्वारा सरकार के विरुद्ध चलाया गया था यह विद्रोह का मुख्य कारण अकाल से उत्पन्न परिस्थिति तथा रणाटे द्वारा धन के बहिर्गमन से संबंधित दिया गया व्याख्यान था। चंपारण सत्याग्रह बिहार चंपारण जिला 1917 चंपारण में 3 कठिया प्रथा से संबंधित, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, यूरोपीय नील बागवान मालिकों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसमें राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाए जाने पर महात्मा गांधी गए थे, वहाँ संबंधित नेता थे जेपी कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई आदि। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात 1918 में हुआ था। सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूल के खिलाफ था। गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल तथा इंदुलाल याग्निक आदि इससे संबंधित थे। मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट पर 1921 में भूस्वामी के अत्याचार के विरुद्ध था। मोपला मालाबार के मुस्लिम किसान थे। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली द्वारा समर्थन दिया गया इसे। पूर्ण प्यावायलार आंदोलन त्रावणकोर 1946 में हुआ था। जमींदार और शासक के अत्याचार के विरोध में कम्युनिस्टों द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के कारण त्रावणकोर का भारत में विलय किया गया। त्रिमागा आंदोलन बंगाल 1946 बटेदारी व्यवस्था के विरुद्ध था। कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना 1946 से 51 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध में था। इसके कारण एक बड़े कृषक छापामार युद्ध की शुरुआत हुई। किसान सभा फरवरी 1928 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मताबदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे तथा केदारनाथ थे। 1921 से 22 में हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में किसान आंदोलन एका आंदोलन के रूप में चला। एका आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। मदारी पासी इस आंदोलन से संबंधित था। गुजरात राज्य के सूरत जिले में
जिले के बारदौली तालुका में किसानों द्वारा लगान न अदा करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। बारदौली सत्याग्रह की सफलता के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि महिलाओं की तरफ से गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अगुवा भी थे। मजदूर वर्ग एवं वामपंथी आंदोलन, संस्थाएं या फिर संगठन, संस्थापक, उसके कौन है, विशेषताएं, उससे संबंधित क्या है। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे एन.एम. लोखंडे। मद्रास मजदूर संघ 1918 में इसकी स्थापना हुई। बी.पी. वाडिया इसके संस्थापक थे। भारत का प्रथम मजदूर संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC कहते हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें लाला लाजपत राय, N.M. जोशी तथा जोसेफ बैप्टिस्ट संस्थापक थे। लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमनलाल प्रथम महामंत्री थे। अखिल भारतीय साम्यवादी दल 1925 में स्थापित हुआ था। इससे संबंधित थे M.N. रॉय के प्रयास तथा सत्य भगत के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में स्थापित हुआ था, सोमेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में स्थापित हुई थी, M.N. रॉय के नेतृत्व में। पत्रिकाएं तथा संबंधित व्यक्ति, दीनबंधु से संबंधित नारायण मेघाजी लोखंडे तथा ज्योतिबा फूले। नवयुग मुजफ्फर अहमद की थी। लांगल काजी नजरुल इस्लाम की थी। इनकलाब गुलाम हुसैन की थी। लेबर किसान गजट M. सिगार वेल्लू की थी। गांधी और लेनिन श्रीपाद अमृत डांगे की थी। गांधी और लेनिन। M.N. रॉय ने 1920 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जातीय सुधार आंदोलन देख लेते हैं। संगठन संस्था आंदोलन, संस्थापक संबंधित व्यक्ति विशेष, इससे संबंधित क्या है वो देख लेते हैं। तो संगठन था सत्यशोधक समाज, जो कि 1873 में स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र में जातीय सुधार आंदोलन इसने किया था। जस्टिस आंदोलन 1916 से 17 में चला था। एनसी मुदलियार, पी. त्यागराज, टी.एम. नायर के नेतृत्व में जस्टिस आंदोलन चला था। मद्रास क्षेत्र में चला था। वाईकोम आंदोलन 1924, नारायण गुरु, एन. कुमारन, टी.के. माधवन के नेतृत्व में चला था। केरल में छुआछूत परंपरा के विरुद्ध था यह। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में चला था। पी. सुब्रमण्यम, के. केलप्पन के नेतृत्व में। केरल में मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर था। ऑल इंडियन एंटी अनटचेबिलिटी लीग या फिर हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्था है। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारत की गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ को जिम्मेदार माना। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहा जाता है। किसे? इंडियन एसोसिएशन को, जो कि 1876 में स्थापित हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई इंडियन एसोसिएशन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 1883 में किया गया। 1884 में एम.बी. राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया था। किसने? तो एम.बी. राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चार्लू ने फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा के.टी. तेलंग के सम्मिलित प्रयासों से 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय नेता द्वारा एक अंग्रेजी सेवानिवृत्त अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उदारवादी चरण किसके? कांग्रेस के। 1885 से 1905। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर नौरोजी रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। उदारवादी नेता में कौन कौन थे? तो नौरोजी थे, रनाडे थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे। ये नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन और शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने ब्रिटेन में 1889 में एक संस्था ब्रिटिश समिति बनाई, जिसने इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। उग्रवादी चरण 1905 से 1919। उग्रवादी चरण के नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, जिनको शॉर्ट में लाल बाल पाल भी कहा जाता है। तिलक ने जनता को साहसी, स्वावलंबी एवं निस्वार्थी योद्धा बनाने का पाठ पढ़ाया। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रीयवादी भावना जगाने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी। कब? 1904 में। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। जुलाई 1905 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। सोलह अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया।
इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगालियों में अटूट एकता दर्शाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखें बांधी। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पथ संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया। इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा। आगे चलकर यह 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बन गया। तिलक ने बम्बई तथा पुणे में, अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय ने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इसमें बंगाल में चल रहे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। उग्र राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। साथ ही वो सिर्फ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट न होकर स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहते थे। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति बताया। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वदेशी संगठन था बरिशाल की स्वदेश बांधो समिति। इसके अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त थे। आचार्य पी.सी. राय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई तथा अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसी समय अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को मिली। वही बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया। 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग कर एक भिन्न प्रांत बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। कांग्रेस का विभाजन। बंगाल विभाजन के पश्चात कांग्रेस के अंदर नरम पंथ और गरम पंथ के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष कर रहे थे। 1907 में गरमपंथियों के नेता अरविंद घोष तथा नरमपंथियों के नेता फिरोज शाह मेहता थे। मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका मुख्य संस्थापक माना जाता है। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। आगे चलकर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए 1909 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1905 से 1915। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1857 में महाराष्ट्र के पुणे से जब दामोदर और बालकृष्ण जिन्हें चापकर बंधु कहते हैं ने 22 जून
1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंडम एमहर्स्ट की हत्या कर दी। संस्था तथा संस्थापक। अनुशीलन समिति 1902 में स्थापित हुई थी। संस्थापक पी मित्रा, वरेंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। अभिनव भारत 1904 में बीडी सावरकर। युगांतर वरेंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी। भारत स्वशासन समिति इंडियन हाउस 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा। अंजुमानो मुहिबानो वतन अजीत सिंह। पेरिस इंडियन एसोसिएशन मैडम बीकाजी कामा तथा हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भकना। गदर एवं युगांतर आश्रम सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापित हुआ था। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद थे इससे संबंधित संस्थापक में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में स्थापित हुई। चंद्रशेखर आजाद नेतृत्वकर्ता थे। विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, दुर्गा भाभी इससे संबंधित थे। भारत नौजवान सभा 1926 भगत सिंह, छबीला दास, यशपाल 3 लोग थे। लाहौर छात्र संघ सुखदेव एवं भगत सिंह थे। बीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ये 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया। इस घटना के उपरांत प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मारकर शहीद हो गए तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अरविंद घोष की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण ही उन्हें 1908 के अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर मामले में चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया तथा उन्हें अंततः रिहा करा दिया। अलीपुर मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। दिसंबर 1922 में रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और जापान भाग गए। इस षड्यंत्र से जुड़े अन्य आरोपी थे अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसवंत विश्वास पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें फांसी दे दी गई। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम बीकाजी कामा ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया। 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी। गदर आंदोलन। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष तथा लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री तथा काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका साप्ताहिक थी जो का पहला अंक प्रकाशित किया गया, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को कामागाटा मारू जहाज से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया। वैंकूवर जो कनाडा के
पश्चिमी में है, किंतु कनाडा के अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम, सोहनलाल बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। उन्नीस सौ 14 में चापकरण पिल्ले द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार की गठन की। 1915 में क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण 1924 से 1934। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के कारण युवाओं में असंतोष की लहर दौड़ गई। निराश युवा एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA कहा जाता है, का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में 8 टाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लिहिड़ी को फांसी दे दी गई तथा अन्य को आजीवन कारावास या फिर लंबी सजा मिली। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज और उसके बाद उनकी मौत का बदला लेने के लिए 7 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह पर मुकदमा चला। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला तथा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय दशा में सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन कर दिया। अनशन के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जातिन दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह का कहना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला 1923। बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन, मास्टर दा जिन्हें कहते हैं, द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA का विशिष्ट स्थान था। इन्होंने चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने तथा चटगांव का बंगाल से संपर्क काटने की कार्रवाई की। इसमें गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारी शामिल थे। बंगाल के इस दौर के क्रांतिकारियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। प्रीतिलता वाडेदार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तथा वह इस दौरान शहीद हो गई। कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हो गई।
कोमिला की छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिला अधिकारी की हत्या कर दी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी। अन्य तथ्य: 1924 में गोपीनाथ साहा द्वारा चार्ल्स टैगॉर की हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें साहा को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी। होम रूल लीग आंदोलन: तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगाम में होम रूल लीग का गठन किया। इनकी लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार था। तो इनका लीग का क्षेत्र कौन था? इन्होंने शुरुआत तो बेलगाम में किया था तथा इनके लीग का कार्यक्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई वाला क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो पूरे महाराष्ट्र में, तथा मध्य प्रांत में बरार में था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपने लीग का गठन किया। इन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया तथा अन्य सहयोगी थे बी.पी. वाडिया एवं सी.पी. रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट ने अपने लीग का मुख्यालय अड़यार में स्थापित किया। तो एनी बेसेंट का अड़यार में मुख्यालय था। एनी बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में था। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकार इसके दमन हेतु सक्रिय हुई तथा तिलक पर मुकदमा चलाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल एवं बी.पी. वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी तथा मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता लीग में शामिल होने लगे। मॉन्टेगू घोषणा के चलते सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया तथा दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 कांग्रेस लीग समझौता यहीं हुआ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। इसी अधिवेशन में गर्मपंथियों की कांग्रेस में पुनर्वापसी हुई, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से। इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ, जिसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को संपन्न कराने में जिन्ना और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस लीग समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या से महात्मा गांधी को अवगत कराया। गांधीवादी आंदोलन 1947। गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। जर्मनी मित्र हर्मन कालेनबाख की सहायता से टॉलस्टॉय फार्म स्थापित किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने
करने के उद्देश्य से युद्ध कार्यों में सरकार की सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में कोचरब, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, में की गई। 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे पुनर्स्थापित किया गया। गांधी जी ने 1916 के होम रूल आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वह होम रूल लीग आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत अपने लिए एक सुनहरा अवसर है। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह का क्रम चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खेड़ा 1918, यानी सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खेड़ा। आइए गांधी जी के प्रमुख कथन देख लेते हैं। गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। सही बात है। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, ये कहा है इन्होंने। साधन ही उद्देश्य का औचित्य बताता है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार ही इस लड़ाई में शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। कब कहा था इन्होंने? दांडी मार्च के दौरान। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये भी इन्हीं का कहना है। तथा धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाती है। ये पर्यावरण या फिर जियोग्राफी में बहुत बढ़िया कोड करने लायक, या फिर निबंध में भी इसको कोड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी लाइन कही गई है। मैं देश के बालू सही कांग्रेस से बड़ी आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये भी इन्हीं का कहना था। रॉलेट सत्याग्रह। फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील में बिना दलील का कानून कहा गया। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित की गई सत्याग्रह सभा में ज़्यादातर होम रूल लीग के सदस्य शामिल थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर ओ डायर ने जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तथा जनता पर अत्याचार किए गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट या फिर सर की उपाधि त्याग दी तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकर नायर ने अपना त्यागपत्र दिया। इस हत्याकांड के विरोध में चारों ओर उठ रहे विरोध के स्वर तथा बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति की। इस समिति में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था, जिसमें थे चिम्मनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय तथा अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, जयंकर आदि थे। खिलाफत आंदोलन। तुर्की का सुल्तान धार्मिक खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश, जिसमें इंग्लैंड भी था, तुर्की को दंडित करना चाहते थे। इससे मुसलमान नाराज हो गए। इस घटना के पश्चात शीघ्र ही मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान,
तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया तथा देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार इनकी मांगों को मानने से इनकार कर देती है तो सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर दिया जाएगा। तिलक और महात्मा गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेता ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया तथा इसे हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर माना। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों एवं आंदोलनों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अदालतों के बहिष्कार का निर्णय स्कूलों, कॉलेजों एवं अदालतों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल्लाह मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसी दिन तिलक का निधन हो गया। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने एवं असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। शुरुआत में सी.आर. दास इस प्रस्ताव के विरोधी में थे। इनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, में सी.आर. दास ने ही असहयोग आंदोलन के संबद्ध प्रस्ताव पेश किया तथा जन आंदोलन के लिए संविधान इतर तरीके अपनाने की भी घोषणा कर दी। कांग्रेस की नीतियों में आए बदलाव की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, जी.एस. खारपड़े, बिपिन चंद्र पाल एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस को छोड़ दिया। देश के जाने माने वकीलों सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, टी. प्रकाशम एवं आसफ अली ने वकालत छोड़ दी। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करने तथा खादी और चरखे का प्रचार करने का लक्ष्य रखा गया। संपूर्ण आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। इस आंदोलन के दौरान चरखे और खादी के प्रचार ने खूब जोर पकड़ा। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। असहयोग आंदोलन के मूल कार्यक्रमों में ताड़ी की दुकानों पर धरने को शामिल नहीं किया गया था, किंतु यह कार्रवाई काफी लोकप्रिय हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता सी.आर. दास तथा उनकी पत्नी बसंती देवी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा यानी गोरखपुर में भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसीलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली में बैठक की तथा एक प्रस्ताव के द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को अचानक वापस लेने का निर्णय की जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. गांधी जी के द्वारा आंदोलन को अचानक वापस लेने के निर्णय की जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सी. राजगोपालाचारी ने, सी.आर. दास आदि ने आलोचना की। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जनवरी 1923 में
इलाहाबाद में सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महामंत्री बनाए गए। एन.सी. केलकर तथा श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी से संबंधित अन्य प्रमुख नेता थे। स्वराजियों ने चुनाव में भाग लिया तथा 1925 में वो विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित करने में सफल हुए। साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन यानी साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई। कब? 1927 में, नवंबर 1927 में। जॉन साइमन इंग्लैंड की उदारवादी पार्टी से संबंधित थे। इसे भारत में भावी प्रशासनिक सुधारों, संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देनी थी। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। इसके सभी सदस्य श्वेत थे, अतः इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यह भी कारण था कि भारतीयों ने इसका विरोध किया था। 1927 में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, ने इस आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस तथा हिंदू महासभा ने भी इस आयोग का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट, जिसका लीग में बहुत बहुमत था, उसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग में सफ़ी गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा, जिसका व्यापक विरोध शुरू हो गया। लखनऊ में खली कुज्मा, मद्रास में टी. प्रकाशम ने इसका विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट 1928। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं एवं राजनीतिक दलों ने संवैधानिक सुधार की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की जगह वैकल्पिक आयोग बनाने के लॉर्ड बर्कनहेड, जो कि उस समय भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने का फैसला किया। अतः 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें संवैधानिक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति आदि बातें सम्मिलित थीं। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने हेतु 1928 में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया तथा उन्होंने अलग से 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा एवं उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट में स्वायत्तशासी डोमिनियन पद्धति की मांग पर आपत्ति जताते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग 1928 का गठन किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया गया तथा 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 22 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्री तट पर स्थित
गांव दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया। दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर महात्मा गांधी के साथ था। नमक कानून तोड़ने के लिए जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन का नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गया। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा आरंभ की। मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नायक के केलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। गढ़वाली रेजिमेंट की टुकड़ी ने पेशावर में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। मणिपुर में जनजातीय समाज के लोगों ने भी सबने अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मणिपुर की 13 वर्षीय नागा किशोरी कौडिल्या ने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की। धरासना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं मणिलाल के नेतृत्व में पहुंची भीड़ को पुलिस ने लोहे की मुट्ठी वाली लाठियों से बुरी तरह पीटा। अमेरिकी पत्रकार मिलर ने धरासना संघर्ष को स्वयं देखा था। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया था। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया। पूर्वी भारत में कर न देने तथा लगान न देने संबंधित आंदोलन चलाए गए। इस दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू एवं मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विचार विमर्श कर सके। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर नाम दिया था। इसी समय गांधी इरविन समझौता 1931। तेज बहादुर सप्रू एम.आर. जयशंकर के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, जिसके पश्चात कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुई। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, को मंजूरी प्रदान करने हेतु 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण में किया। राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग रॉलेट सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए गांधी जी को पीटर मारिट्जबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे तथा गांधी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे तथा खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे।
गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा दी है, जिसका अर्थ है सभी का उदय या कल्याण। गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। गांधी जी को दार्शनिक और अराजकतावादी माना जाता है। गोलमेज सम्मेलन। भारत के भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। यह सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, भारतीय रजवाड़े के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक मतभेद के कारण असफल रहा। यहाँ भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक लंदन में किया गया। कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। इस सम्मेलन में 1935 के भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा को सामने रखा गया। अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की थी तथा तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की शुरुआत हुई, किंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया। सांप्रदायिक पंचायत में पूना समझौता 1932। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग कर अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर इसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल क्षेत्र दिए जाने के विरोध में गांधी जी सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए। मदन मोहन मालवीय, MC राजा, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं BR अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। संस्थापक में थे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य थे मीनू मसानी, यशवंत पटवर्धन तथा राम मनोहर लोहिया। प्रांतीय चुनाव में मंत्रिमंडल का गठन 1937। 1936 के प्रारंभ में लखनऊ तथा इस साल के अंतिम महीने में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी गुटों ने चुनाव में भाग लेने पर अपनी सहमति दे दी। प्रांतीय विधानमंडल के इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्णतः बहुमत प्राप्त किया। यह 5 प्रांत है मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार गठित की। यह प्रांत है मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा एवं बम्बई।
तो एक प्रांत कौन बढ़ा था? बम्बई बढ़ गया था। पंजाब प्रांत में मुस्लिम लीग तथा यूनिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त रूप से सरकार का गठन किया तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। आगे चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। इस तरह कांग्रेस पार्टी 11 में से 8 प्रांतों में सरकार चला रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 में शासन के 28 माह पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात भीमराव अम्बेडकर तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। त्रिपुरी संकट 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। इसके पश्चात 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे। इस चुनाव के बाद अध्यक्ष को अपनी कार्यसमिति में सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए गांधी जी द्वारा सुझाव लेना था, किंतु गांधी जी ने सुझाव देने से इनकार कर दिया। अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के पश्चात मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना कर ली। देशी रियासतों में जनता के द्वारा किया गया संघर्ष। 1920 के असहयोग आंदोलन ने देशी रियासतों की जनता पर काफ़ी प्रभाव छोड़ा तथा रियासतों की जनता लोकतांत्रिक अधिकारों एवं लोकप्रिय सरकारों की मांगों को लेकर आंदोलन करने लगी। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों के संबंध में अपनी नीति घोषित की। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर रियासतों के राजाओं से उत्तरदायी सरकार गठन करने की मांग की तथा रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दी। विभिन्न रियासतों में उत्पन्न राजनीतिक गतिविधियों में सामंजस्य बिठाने हेतु दिसंबर 1927 में ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता को कांग्रेस के नाम पर आंदोलन की अनुमति दे दी। 1939 में स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने लुधियाना अधिवेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना, तो ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों में छिड़े आंदोलन अब खुले रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। आज यहीं तक, इसके बाद कल। धन्यवाद।